नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में एसएससी जीडी एग्जाम 2021 में जो जीके का प्रश्न पूछा गया है वो पूरे 25 क्वेश्चन रियल क्वेश्चन पेपर के साथ आपको कराऊंगा, जो कि इस बार के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगी। इस क्वेश्चन के साथ साथ मैं एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताऊंगा, इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और इसी के सेट का मैंने रीजनिंग का सुबह 10 बजे क्लास कराया है। अगर यदि आप लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ये दोनों क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले सवाल से। क्या पूछा गया था? कनकलता बरुआ एक किशोर स्वतंत्रता सेनानी थी, वे कहाँ की रहने वाली थी, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले आप जानिए इसके बारे में, कनकलता बरुआ के बारे में। कनकलता बरुआ कौन थी? तो सबसे किशोर स्वतंत्रता सेनानी थी। इसकी हत्या भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गोली मारकर असम में कर दिया गया था। कहाँ कर दिया गया था? असम में इसको गोली मारकर हत्या कर दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और ये सबसे कम उम्र में से एक शहीद स्वतंत्रता सेनानी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका असम। असम की थी कनकलता बरुआ। अब आते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। दूसरा सवाल देखिए क्या है? राजा अंबी कहाँ के शासक थे? राजा अंबी कहाँ के शासक थे, ये आपसे पूछा गया है। तो कहाँ के ये शासक थे राजा अंबी? तो ये आपका तक्षशिला के शासक थे, आपको पता होना चाहिए। और इन्होंने सिकंदर के सामने, किसके सामने? सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था राजा अंबी। और ये तक्षशिला के शासक थे। ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का सही जवाब होगा। अब आते हैं अगले सवाल पर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा रोग होता है? सूखा रोग को क्या बोलते हैं? रिकेट्स भी बोलते हैं। तो किस कमी के कारण बच्चों में सूखा रोग होता है? तो विटामिन डी के कमी के कारण बच्चों में सूखा रोग होता है। बात करते हैं विटामिन डी की। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। और विटामिन डी की खोज किसने की थी? इसका जवाब करिए। विटामिन डी की खोज एडवर्ड मेलबनी ने की थी। याद रखिएगा, यहां से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। एक और इसमें पॉइंट आप याद रखिएगा, विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों जो विटामिन है ये आपका पानी में घुलनशील है। किसमें? पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? बी और सी। और जो बच गए विटामिन ए, डी, ई और के, ये जो चारों विटामिन है ये आपका वसा में घुलनशील है। यहां से भी सवाल एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्ट, इसलिए आप ये दोनों पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। अब बात करते हैं विटामिन ए की। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। आपको पता होगा विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन सी, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम अस्कॉर्बिक अम्ल है। और इसकी कमी के कारण अस्कर्वी रोग होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और विटामिन ई, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरॉल है। और इसकी कमी के कारण एनीमिया रोग होता है, आप इसको भी याद रखिएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका करंट अफेयर का सवाल है। क्या पूछा गया था? किस क्रिकेट खिलाड़ी को 2019 क्रिकेट विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए चुना गया था? तो केन विलियमसन को चुना गया था। और ये न्यूजीलैंड के क्रिकेट खिलाड़ी हैं, ध्यान में रखिएगा। इसके बारे में आपको पता ही होगा, 2019 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ खेला गया था? इंग्लैंड में खेला गया था। और किसने जीता था इसको? इंग्लैंड ने ही इसको जीत लिया था। और उप विजेता इसमें न्यूजीलैंड था। अब चलते हैं हम अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5, एक आवेशित पिंड द्वारा किसी अन्य आवेशित या अनावेशित पिंड पर लगाए जाने वाले बल को निम्नलिखित में से कौन सा बल कहा जाता है? तो उसको हम स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। इसको समझिए आप। क्या दो आवेशों के मध्य जो बल लगता है उसको क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। यानी एक आवेश पिंड के द्वारा किसी अन्य आवेश पिंड के बीच में जो बल लगता है उसको क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। अब बात करते हैं हम पेशीय बल की। पेशीय बल किसको कहते हैं? जब हमारी मांसपेशियां, जैसे हो गया हाथ या पैर, का उपयोग करके कोई बल हम लगाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? पेशीय बल कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। और अभी केंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल, इन दोनों के बारे में आप जानते ही होंगे। मैं बता दूं आपको अपकेंद्रीय बल के बारे में, तो किसी द्रव्यमान के बाहरी ओर जो बल लगता है उसको क्या बोलते हैं? अपकेंद्रीय बल कहते हैं। मान लीजिए किसी रस्सी के अंतिम छोर पर किसी बॉल को अगर यदि आप बांध देते हैं, उसको घुमाते हैं, तो उसमें जो बल लगता है उसको क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर करिए। देखिए इसमें क्या पूछा गया है। प्रधानमंत्री जन धन योजना
PMJDY के तहत खोले गए बैंक खाते के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले आप इसके बारे में जान लीजिए। PMJDY प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है, ये क्या है? इसके तहत जीरो बैलेंस में, ठीक है, जीरो बैलेंस में आप अकाउंट को खुलवा सकते हैं, ओपन करा सकते हैं। ये आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था 2014 में। याद रखिएगा, सवाल यहां से भी पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2014 में की गई थी। इसमें और क्या क्या फैसिलिटी है? तो इसमें आपका 2 लाख तक का एक्सीडेंटल डेथ क्लेम इसमें कवर है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और 10,000 तक, क्या 10,000 तक ओवरड्राफ्ट की सुविधा है। ओवरड्राफ्ट मीन्स क्या होता है? अगर यदि आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है फिर भी आप विथड्रॉ कर सकते हैं। कितना तक कर सकते हैं? 10,000 तक कर सकते हैं। लेकिन यह सुविधा आपको तभी मिलेगी जब आप सक्सेसफुली 6 महीने तक इस खाते को चलाते हैं, तभी ओवरड्राफ्ट की सुविधा आपको मिलेगी। और इस अकाउंट पर यानी इस योजना के तहत इस अकाउंट में भी रुपए कार्ड जैसे हो गया, डेबिट कार्ड, ये सारी सुविधाएं भी इसमें उपलब्ध है। अब क्वेश्चन पर आते हैं और क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ये आपसे पूछा गया है। तो जो आंसर है उसको पढ़िए। प्रधानमंत्री जन धन योजना खातों में जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता, ये आपका क्या है? गलत है। प्रधानमंत्री जन धन योजना में जो अकाउंट में बैलेंस जमा होता है उस पर ब्याज मिलता है, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो यही आपका क्या है? गलत है। इसमें खाता धारक को रुपए डेबिट कार्ड प्रदान किया जाता है, ठीक है। बैंक से असंबंधित व्यक्ति के लिए साधारण बचत बैंक खाता खोला जाता है। वैसे व्यक्ति जो बैंक से संबंधित नहीं है उसको जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू किया गया था। तो ये सभी सवाल हैं आपके प्रधानमंत्री जन धन योजना से संबंधित। अब आते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर करिए। देखिए इसमें क्या पूछा गया है? लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है? तो बहुत ही बढ़िया सवाल है। लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर के हिस्सा हैं? अटलांटिक महासागर के हिस्सा हैं, ध्यान में रखिएगा। और अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, आप इसको भी याद रखिएगा। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि अटलांटिक महासागर की आकृति कैसी है, किस आकृति की अटलांटिक महासागर है? तो ये एस आकृति की है, एस शेप में अटलांटिक महासागर है। एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। और विश्व की सबसे बड़ी महासागर कौन सी है? प्रशांत महासागर है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आपका अटलांटिक महासागर है। अब आते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 8, इसका जवाब दीजिए। क्या पूछा गया है? प्यूर्टो रिको खाई निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? प्यूर्टो रिको खाई किस महासागर में स्थित है? तो ये अटलांटिक महासागर में स्थित एक ट्रेंच है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर यदि और डीपली में पूछा जाए कि प्यूर्टो रिको खाई जो है वो अटलांटिक महासागर के किस हिस्से में है, तो ध्यान में रखिएगा ये उत्तरी हिस्से में, ठीक है। अटलांटिक महासागर के उत्तरी हिस्से में प्यूर्टो रिको ट्रेंच है, इसको याद रखिएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर करिए। देखिए इसमें क्या पूछा गया है? मुगल सम्राज्ञी नूरजहां द्वारा उनके पिता की याद में बनवाया गया इतिमाद उल दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं इतिमाद उल दौला का मकबरा, ये आपका कहाँ है? ये आपका आगरा शहर में स्थित है। कहाँ है? आगरा शहर में स्थित है। और ये किसके द्वारा बनाया गया था? तो नूरजहां द्वारा बनाया गया एक मकबरा है जो अपनी पिता के याद में नूरजहां ने बनवाया था। और नूरजहां कौन थी? नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। जहांगीर की पत्नी का नाम क्या था? नूरजहां था, इसको भी याद रखिएगा। बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। अब हम आपसे एक सवाल पूछते हैं ताजमहल के बारे में। आगरा आ गए हैं तो ताजमहल के बारे में आपसे पूछ लेते हैं। ताजमहल, ठीक है, ये यूनेस्को की विश्व धरोहर साइट है, आपको पता होना चाहिए। यूनेस्को की विश्व धरोहर साइट है ताजमहल। और कब ये यूनेस्को में शामिल हुआ था? यूनेस्को में ताजमहल कब शामिल हुआ था? सवाल एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा 1983 में, 1983 में ताजमहल को यूनेस्को की विश्व धरोहर साइट में शामिल किया गया था। और आप ये बताइए कि ताजमहल के वास्तुकार का नाम क्या था? तो इसका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी, ध्यान में रखिएगा। और आगरा में एक और बहुत ही फेमस किला है जिसका नाम है मोती मस्जिद का किला। क्या नाम है? मोती मस्जिद का किला। इसको बताइए कि इसको किसने बनवाया था? मोती मस्जिद किले को किसने बनवाया था? इसको शाहजहां द्वारा बनाया गया था। और ये आपका कहाँ है? आगरा में है।
कहाँ है? आगरा में है। इसको भी ध्यान में रखिएगा, सवाल आपका यहाँ से भी बनता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला सवाल देखते हैं क्या पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर करिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार निम्न में से किसे उपभोक्ता माना जाता है? उपभोक्ता हम किसे कहेंगे? कंज्यूमर हम किसे कहेंगे? ये आपसे पूछा गया है। किसके अनुसार? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार। तो सबसे पहले आप जानिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट किसके बारे में? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। ये सबसे पहले कब आया था? 1986 में, 1986 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम था, लेकिन इसमें कुछ सुधार करके, अमेंडमेंट करके इसको फिर से लाया गया 2019 में। ठीक है, इसलिए अब ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के नाम से जाना जाता है। और इसके अनुसार उपभोक्ता हम किसे कहेंगे? एक व्यक्ति जो प्रतिफल के एवज में किसी भी माल या सेवा की खरीदारी करता है उसे हम क्या कहेंगे? उपभोक्ता कहेंगे। इसका मतलब आप क्या समझें? अगर यदि आप कोई सामान खरीदते हैं, उसके एवज में जो प्रतिफल देते हैं या पैसा देते हैं और उसके बदले में जो वस्तु लेते हैं या सेवाएं लेते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? उपभोक्ता कहेंगे, कंज्यूमर कहेंगे। ठीक है, आप ये बताइए कमेंट करके कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? आप कमेंट करके इसका आंसर जरूर दीजिएगा। अब आते हैं हम अगले सवाल पर। अगला सवाल देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर करिए। इसमें क्या पूछा गया है? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना इनमें से किस वर्ष हुई थी? तो किसकी स्थापना आपसे पूछा गया है? बीजेपी की। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1980 में, 1980 में बीजेपी की स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ध्यान में रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा। किसके द्वारा? अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी, ये दोनों ने मिलकर बीजेपी की स्थापना 1980 में किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कुछ और प्रमुख पार्टियों के बारे में आप जान लीजिए कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में। कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। और बात करते हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की। किसकी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? इसको भी याद रखिएगा, 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। और एक और महत्वपूर्ण पार्टी है बीएसपी। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 में, 1984 में बीएसपी की स्थापना हुई थी। अब चलते हैं हम अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 12, इसका आंसर करिए। इसमें क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय आंदोलन में पहली बार बड़े पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी देखी गई थी? किस राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं ने सबसे ज्यादा भाग लिया था? ये आपसे पूछा गया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में सबसे ज्यादा महिलाओं ने इस राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था। और ये आंदोलन जो है वो 1930 में हुआ था। कब हुआ था? 1930 में दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। और अब हम बात करते हैं खिलाफत आंदोलन की। तो खिलाफत आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? 1919 में। सवाल यहां से भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1919 में हुआ था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका नेतृत्व अली बंधुओं ने किया था। किसने किया था? अली बंधुओं ने, जिसमें दो थे। कौन? मोहम्मद अली और शौकत अली। ये दोनों द्वारा खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था 1919 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब हम बात करते हैं स्वदेशी आंदोलन की। ये भी बहुत ही बढ़िया सवाल है। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 7 अगस्त को। कब हुई थी? 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसको ध्यान में रखिएगा। और अंतिम है ऑप्शन नंबर 4, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया गया था। और इसको चौरा चोरी घटना के बाद 1922 में समाप्त कर दिया गया था। अब हम आते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 13, इसका आंसर करिए। इसमें क्या पूछा गया है? प्रोटोजोआ किस रोग के रोग कारक होते हैं? प्रोटोजोआ जो है वो इनमें से किस रोग के रोग कारक हैं? ये आपसे पूछा गया है। तो मलेरिया जो होता है वो किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है। ठीक है, मलेरिया किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है। लेकिन कौन से प्रोटोजोआ के कारण मलेरिया होता है? तो इसको भी याद रखिएगा, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ द्वारा ये आपका मलेरिया बीमारी होता है। इसको भी याद रखिएगा, सवाल यहाँ से भी पूछा जाता है कि मलेरिया किस प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पोलियो का। पोलियो किसके कारण होता है? तो पोलियो जो है ये आपका वायरस जनित रोग है। ठीक है, पोलियो किसके द्वारा होता है? वायरस से होता है।
दूषित पानी या दूषित भोजन के सेवन करने से पोलियो रोग होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अक्षमा की, या टीबी कहें या तपेदिक कहें, दोनों क्या है, एक ही है। ये जो अक्षमा है ये जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, अक्षमा किसके द्वारा होता है, जीवाणु जनित ये रोग है, याद रखिएगा इसको। अब हम बात करते हैं आर्त ज्वर। आर्त ज्वर किसको बोलते हैं, टाइफाइड को। किसको बोलते हैं, टाइफाइड को हम बोलते हैं आर्त ज्वर। ठीक है, आर्त ज्वर बोलते हैं, और ये भी आपका क्या है, जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग है टाइफाइड। ठीक है, अब हम आते हैं अगले सवाल पर, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 14, इसका आंसर करिए। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, मिट्टी की सबसे निचली परत को कहा जाता है। तो मिट्टी का जो सबसे निचला परत है उसको हम क्या कहते हैं, बेड रॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, तल सेल या बेड रॉक कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। अगले सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या पूछा गया है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसको पढ़िए। पूछा गया है तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, जिसे पेरिया कोइल या बड़ा मंदिर भी कहा जाता है, किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो सीधा आपसे ये नहीं पूछा गया है कि बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में है, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के पूछा है कि तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, जिसे पेरिया कोइल या बड़ा मंदिर भी कहा जाता है, किस राज्य में है। तो तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर जो है वो आपका तमिलनाडु में, ध्यान में रखिएगा, बहुत ही बढ़िया सवाल है। और इस मंदिर को, जो ये बृहदेश्वर मंदिर है, इसको किसने बनाया था, तो चोल शासकों द्वारा इस मंदिर को बनाया गया था, ध्यान में रखिएगा। और किस चोल शासक ने बनाया था, तो राजराज प्रथम ने, ध्यान में इसको भी रखिएगा कि राजराज प्रथम द्वारा ये बृहदेश्वर मंदिर को बनाया गया था, जो कि तमिलनाडु राज्य के तंजावुर में स्थित है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कर्नाटक में कौन सा एक प्रसिद्ध मंदिर है। कर्नाटक में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है, तो महाबलेश्वर मंदिर। महाबलेश्वर मंदिर कहाँ है, कर्नाटक में है, जो शिव को समर्पित एक मंदिर है। दूसरा एक और फेमस मंदिर है होयसल मंदिर। होयसल मंदिर भी कर्नाटक में है, इसको भी याद रखिएगा, सवाल यहाँ से भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात करते हैं केरल की, तो केरल में एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है सबरीमाला मंदिर। कहाँ है, केरल में है। एक और है आपका पद्मनाभ स्वामी मंदिर, ये भी आपका कहाँ है, केरल में है। अब इन दोनों को अच्छे से याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या पूछा गया है, बाबर ने नामक युद्ध पद्धति की शुरुआत की थी। बाबर ने किस नामक युद्ध पद्धति की शुरुआत की थी, जिसमें सेना को विभिन्न डिवीजनों में विभाजित कर दिया जाता था, ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, और उस युद्ध पद्धति का नाम था तुलुगमा। क्या था, तुलुगमा एक युद्ध पद्धति का नाम है, जिसको बाबर द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें सेनाओं को सभी डिवीजनों में विभाजित कर दिया जाता है, ताकि दुश्मन किसी भी तरफ से ना बचे। ठीक है, और हम बात करते हैं अरबा। अरबा जो है ये भी एक बाबर द्वारा अपनाया गया युद्ध पद्धति है, लेकिन सबसे ज्यादा जो कामयाबी युद्ध पद्धति थी वो तुलुगमा थी, जिसको बाबर ने अपनाया था। अब हम आते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला सवाल देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या पूछा गया है, ये करंट अफेयर का सवाल है। दिसंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने लोकसभा के महासचिव का पदभार ग्रहण किया था, तो उत्पल कुमार सिंह। अभी भी उत्पल कुमार सिंह लोकसभा के महासचिव हैं, इसको भी याद रखिएगा। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 18। इसका आंसर करिए। इसमें क्या पूछा गया है, दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक बार हॉपमैन कप जीतकर रिकॉर्ड बनाया है। तो ये भी आपका क्या है, करंट अफेयर का सवाल है। ठीक है, हॉपमैन कप सबसे ज्यादा जीतकर अभी तक किसने रिकॉर्ड बनाया है, तो रोजर फेडरर ने। किसने बनाया, रोजर फेडरर ने। सवाल आपका ये पूछा जा सकता है कि हॉपमैन कप जो है वो किस खेल से संबंधित है, तो ध्यान में रखिएगा ये आपका टेनिस खेल से संबंधित है हॉपमैन कप। अब हम आते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या पूछा गया था, इसको पढ़िए। ये भी करंट अफेयर का सवाल है कि किसे तेंजिंग नार्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2019 के प्राप्तकर्ता होने का गौरव प्राप्त किया है। तो गजानंद यादव को ये दिया गया था, तो इसको भी याद रख सकते हैं, लेकिन अभी इस सवाल का कोई महत्व नहीं है। अब हम आते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 20। ये भी आपका क्या है, करंट अफेयर का सवाल है। देखिए क्या पूछा गया है, इनमें से किस राज्य के राज्यपाल ने जून 2020 में डाक विभाग द्वारा आयोजित पत्र लेखन प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया था। तो डाक विभाग द्वारा एक आपका लेटर राइटिंग कंपटीशन आयोजन किया गया था, जिसमें महाराष्ट्र के राज्यपाल ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया था। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 21। इसका आंसर करिए। ये आपका अच्छा सवाल है। क्या पूछा गया है, भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें क्या पूछा गया, कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपसे पूछा गया है।
तो सबसे पहले हम जान लेते हैं आरबीआई के बारे में। आरबीआई के बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले जानिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। और किस एक्ट के तहत हुई थी, एक्ट भी पूछा जाता है, किस अधिनियम के तहत हुई थी, तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आरबीआई की स्थापना हुई थी। इसको ध्यान में रखिएगा। और अगला सवाल इसमें क्या बनता है कि किस कमिटी के सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुई थी, तो इसको भी याद रखिएगा, हिल्टन अंग कमिटी। हिल्टन अंग कमिटी के सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में। जिस समय आरबीआई की स्थापना हुई थी उस समय कितनी पूंजी के साथ इसने अपना कारोबार स्टार्ट किया था, तो यह भी सवाल पूछा जाता है। 5 करोड़। 5 करोड़ उस समय आरबीआई की पेड अप कैपिटल थी, इसको भी याद रखिएगा। और जिस समय आरबीआई की स्थापना हुई थी उस समय आरबीआई का मुख्यालय कहाँ था, तो कोलकाता में था। आरंभ में आरबीआई का मुख्यालय कहाँ था, कोलकाता में था। कोलकाता से मुंबई आरबीआई का मुख्यालय कब हस्तांतरित किया गया, यह भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको भी याद रखिएगा। 1937 में, कब, 1937 में आरबीआई का मुख्यालय कलकत्ता से मुंबई हस्तांतरित किया गया था। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था, तो इसको याद रखिएगा। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। कब हुआ था, 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अब आते हैं सवाल पर कि इसमें क्या पूछा गया है कि आरबीआई के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो आंसर क्या है, आप आंसर पढ़िए। आरबीआई केंद्र सरकार के लिए वार्षिक बजट तैयार करता है, ये कथन आपका क्या है, गलत है। आरबीआई द्वारा केंद्र सरकार का वार्षिक बजट नहीं तैयार किया जाता है, इसको केंद्र सरकार खुद तैयार करती है, इसको ध्यान में रखिएगा। और आरबीआई के बारे में क्या सही है, आरबीआई जो है वो देश के विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है। ठीक है, और आरबीआई सरकार का बैंकर है, सरकार का भी ये बैंकर है। सरकार को अगर धन की कमी होती है तो उसकी पूर्ति कौन करता है, आरबीआई करता है। और आरबीआई बैंकर का बैंक है। ठीक है, आरबीआई इज द बैंकर ऑफ द बैंक, सभी बैंकों का बैंक है आरबीआई। अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 22, इसको पढ़िए। भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार महारत्न का दर्जा प्राप्त करने हेतु पात्र होने के लिए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को निम्नलिखित में से किस शर्त को पूरा करना चाहिए। सीधा आपसे पूछा गया है कि कोई भी कंपनी अगर महारत्न बनना चाहती है तो उसकी कौन कौन सी शर्तें पूरी होनी चाहिए, उसके लिए उसकी पात्रता क्या होनी चाहिए। तो महारत्न बनने के लिए सबसे पहले उस कंपनी को नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। जब वो कंपनी नवरत्न का दर्जा प्राप्त होगी तभी वह कंपनी महारत्न बन सकती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। इसमें क्या पूछा गया है, यह भी आपका करंट अफेयर का सवाल है। पूछा गया है निम्नलिखित में से किस बाघ या अभ्यारण्य को 10 वर्षों के लक्ष्य के स्थान पर 4 वर्षों में बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए नवंबर में पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX यानी T×2 प्रदान किया गया था। तो सबसे पहले जानिए T×2 क्या है। T×2, T मीन्स क्या होता है, टाइगर। ठीक है, ×2 टाइगर की संख्या 2 गुना करने के लिए, टाइगर की संख्या 2 गुना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। किसे दिया गया था, तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व को, जिन्होंने 10 वर्षों के लक्ष्य के स्थान पर 4 वर्षों में ही बाघों की संख्या को दोगुना कर दिया गया था। इसीलिए पीलीभीत टाइगर रिजर्व को T×2 का अवार्ड दिया गया था। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश में है, ध्यान में रखिएगा। और कार्बेट बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो ये आपका उत्तराखंड में, किस राज्य में, उत्तराखंड में है। बुक्सा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है, ये आपका वेस्ट बंगाल में, कहाँ है, वेस्ट बंगाल में है। और कान्हा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है, ये आपका मध्य प्रदेश में है, MP में है। तो इन सभी को आप याद रखिएगा। अब आते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 24। ये देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा है, करंट अफेयर का सवाल है। सीधा इसमें आपसे क्या पूछा गया है कि प्रना पोर्टल जो लॉन्च किया गया था उसमें प्रना का पूरा नाम क्या है, ये आपसे पूछा गया था। तो अभी इस सवाल का कोई महत्व नहीं है। आते हैं हम अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 25। तो ये भी आपका करंट अफेयर का सवाल है। इसमें पूछा गया है कि जनवरी 2021 तक त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है। तो उस समय बिप्लब कुमार देव त्रिपुरा के मुख्यमंत्री थे। तो ये थे सभी प्रश्न जो पूछे गए थे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।